आज के इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि फॉर लूप कैसे काम करता है। लास्ट वीडियो में हमने वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में बात करी थी। तो लूप का कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहेगा, बट लिखने का तरीका दूसरा है। उसके साथ साथ देखेंगे रेंज का क्या यूज़ है फॉर लूप में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सिंपल फॉर लूप लिखते हैं, देखते हैं उसका क्या सिंटेक्स है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई इन 1.5। तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप लिखते हैं। तो ये वाला जो लूप है हमारा ये 5 टाइम्स चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 से 5 दिया रेंज। तो ये रेंज है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी थोड़ी सी बात कर चुके हैं, तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट ये सिंपल सा लॉजिक है कि आपको 1 से 5 तक लूप चलाना है। तो एवरी टाइम जब लूप चलेगा तो उसकी वैल्यू जो होगी वो आई के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, 1 से लेके 5 तक आ गया है। अब बात आती है कि ये जो इंक्रीमेंट कर रहा है ये 1 के इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब एवरी टाइम जब इटरेशन चल रही है तो वो उसमें +1 कर रहा है। अब सपोज मुझे उसको चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि वो एवरी टाइम +1 ना करे, +2 करे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टेप लिखना पड़ेगा और यहाँ पे मेरे को वैल्यू देनी पड़ेगी कि जो काउंटर है वो एवरी टाइम 2 से बढ़े। मतलब अभी क्या होगा, पहले वो 1 को प्रिंट करेगा, फिर उसमें 2 प्लस कर देगा, फिर 3 को प्रिंट करेगा, फिर 2 प्लस कर देगा, फिर 5 प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 135 आया है, मतलब उसने एवरी टाइम उसमें 2 ऐड किया है। तो ये सिंपल फॉर लूप है। तो जब भी आपको पता होगा कि आपकी कितनी नंबर ऑफ इटरेशंस होने वाली है, मतलब आप लूप कितनी बार चलाने वाले हैं, तो वहाँ पे आप फॉर लूप का यूज़ करेंगे। बट अगर आपको नहीं पता है कि आपकी इटरेशंस कितनी बार चलेंगी, तो वहाँ पे आप वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो इसका एक और वेरिएशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर आई इन 1 until 5। तो इसको मैं प्रिंट कराता हूँ और यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, until। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 135 जो है वो ऊपर वाले का आया है और उसके बाद until प्रिंट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सिर्फ 4 तक ही गया है, मतलब इसने अपर बाउंड को इंक्लूड नहीं किया है। मतलब मैंने यहाँ पे 5 दिया था बट उसने अपर बाउंड को इंक्लूड नहीं किया है। तो इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसमें अपर बाउंड इंक्लूडेड होता है बट इसमें अपर बाउंड इंक्लूडेड नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये था until के बारे में कि हम इसको फॉर लूप के साथ कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी तक ये जो फॉर लूप है ये हमारे इंक्रीमेंट वाले फॉर लूप है, मतलब पहले 1 है, 2 है, 3 है, तो +1 हो रहा है। अब सपोज मुझे नेगेटिव वाले चलाने हैं, मतलब मैं 10 से शुरू करूँगा और वो 1 तक आ जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक वेरिएशन है यहाँ पे आई इन 10 डाउन टू, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1। तो ये क्या करेगा, उसको 10 से चलाएगा लूप और उसको 1 तक लेके आएगा। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इन सबको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आई प्रिंट कराता हूँ। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, इसने 10 से लूप चलाया है और ये 1 तक पहुँचा है। तो इस तरीके से हम लोग डिक्रीजिंग लूप बना सकते हैं डाउन टू की मदद से। अब इसके अंदर भी हम स्टेप का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टेप और 2, मतलब ये 2 से डिक्रीमेंट करेगा उसे। और यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 के स्टेप्स में डिक्रीमेंट हो रहा है, 10 से शुरू हुआ था और 2 तक गया है। तो ये था हमारा फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप का कॉन्सेप्ट जो है वो अभी आगे भी आएगा जब हम एरे की बात करेंगे। तो एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं इसका छोटा सा। तो हम लोग एक टेबल का प्रोग्राम प्रिंट करके देखते हैं। सपोज मुझे 2 का टेबल प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल नंबर इक्वल टू 2। उसके बाद यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे। अब यहाँ पे हम आई चलाएंगे, आई इन 1 to 10। तो क्योंकि मुझे 10 बार लूप चलाना है तो मैंने 1 से लेकर 10 तक लूप चलाया है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट एलन और यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर इंटू आई और इसको प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का टेबल प्रिंट हो चुका है। तो इसके आउटपुट को थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ इस तरीके से आउटपुट कराऊँ, 2x1 = 2, 2x2 = 4। सपोज मुझे इस तरीके का आउटपुट प्रिंट कराना है। तो देखते हैं कैसे प्रिंट कराएंगे ये। तो इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर प्लस, यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा, यहाँ पे लिखूँगा x स्पेस दिया प्लस आई प्लस स्पेस देके यहाँ पे लिखूँगा इक्वल टू, स्पेस दूंगा फिर से, फिर प्लस लिखूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर इंटू आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है क्योंकि ये जो हमारा नंबर है वो इंटीजर टाइप का है और ये हमने स्ट्रिंग अपेंड करी है यहाँ पे। अब क्योंकि कॉटलिन जो है वो स्ट्रिक्टली टाइप है तो मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको स्ट्रिंग में। तो इस तरीके से हम किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कोई भी हमारा नंबर का डेटा टाइप है उसको अगर हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो
तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं इसका 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो इस तरीके से हम लोग प्रिंट कराते हैं। बट ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये थोड़ी रीडेबल नहीं है, मतलब इसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसके लिए कॉटलिन में एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग टेम्पलेटिंग का, तो देखते हैं वो क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा println और यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रिंग बनाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा $नंबर। अब क्योंकि मुझे नंबर वाले वेरिएबल को रेफर करना है तो उसके आगे मैं डॉलर लगा दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूँगा x। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा $i क्योंकि मुझे i की वैल्यू प्रिंट करानी है। उसके बाद मैं यहाँ पे = लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉलर और यहाँ पे ब्रेसेस लगाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे लिखूँगा नंबर × i। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने लिखा है। तो इस फीचर को हम लोग स्ट्रिंग टेम्पलेटिंग कहते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि जब भी हमें स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल को रेफर करना होगा तो हम उसके आगे डॉलर लगा देंगे, या अगर हमें कोई एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है तो डॉलर के साथ साथ ब्रेसेस लगा के उसके अंदर अपना एक्सप्रेशन लिख देंगे। तो इसको रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आया है, बट ये थोड़ा सा रीडेबल है। तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग टेम्पलेटिंग काम करती है। ये काफ़ी यूज़फुल होती है अगर आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग बनानी है पैरामीटर्स के साथ, तो वहाँ पे हम स्ट्रिंग टेम्पलेटिंग का यूज़ करते हैं।